एफएम ऑप्शनल पेपर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं हम। लेक्चर सेकंड, इकोनॉमिक पॉलिसीज़। भारत में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, भारत में औद्योगिक नीति। स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद में अनेक औद्योगिक नीतियों की घोषणा भारत में की गई है। स्वतंत्रता पूर्व की औद्योगिक नीति नहीं है। स्वतंत्रता के बाद की औद्योगिक नीति 1948, औद्योगिक नीति 1956, औद्योगिक नीति 1977, औद्योगिक नीति 1980 और नवीन औद्योगिक नीति के नाम से जानी जाती है 1991 की औद्योगिक नीति। ब्रिटिश काल से पहले भारत एक संपन्न और विकसित राष्ट्र था। विश्व में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। लघु, कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग दुनिया में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। ढाका की जो मलमल थी वो विश्व में अलग से अपनी पहचान रखती थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के माल की मांग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन भारत का व्यापार संतुलन सदैव पक्ष में ही रहा, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं जो हमें ये जो विशेषताएं पाई जाती थी भारत में, उसके कारण भारत का व्यापार संतुलन हमेशा पक्ष में रहा। ब्रिटिश काल में भारतीय उद्योग और कारीगरों का विनाश किया जाना शुरू हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 में औद्योगिक आयोग गठित किया गया, जिसने 1918 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिस समय पश्चिमी यूरोप में जो आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था का जन्म स्थान है, असभ्य जातियां निवास करती थी, उस समय भारत अपने शासकों के वैभव और अपने शिल्पकारों की उच्च कलापूर्ण निपुणता के लिए विख्यात था। यही नहीं, बल्कि काफ़ी समय के बाद भी जब पश्चिम से साहसी व्यापारी भारत में पहली बार आए, तब भी देश का औद्योगिक विकास किसी भी रूप में यूरोपीय राष्ट्रों की तुलना में कम नहीं था। जिस समय मिस्र के पिरामिड नील नदी में झांक रहे थे, आर्थिक विकास के विराट दैत्य अपनी जंगली अवस्था में थे, भारत अपनी शिल्प और कला के लिए विश्व में विख्यात था। भारत में ब्रिटेन ने औद्योगिक पतन और आर्थिक शोषण की नीति को प्रारंभ किया। 18वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत उद्योगों को एक एक करके खत्म कर दिया गया था। भारत से कच्चा माल निर्यात किया जाने लगा और तैयार माल भारत में आयात किया जाने लगा, जिसके कारण भारतीय बाजार विदेशी माल से पाट दिए गए। 1905 के बंग भंग के आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन बल पकड़ने लगा। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आज़ादी के आंदोलन का एक आधार बनाया और विदेशी माल की होलियां जलाई जाने लगी। अनेक उद्योग बंद हो गए और 1921 में विभेदात्मक संरक्षण नीति की घोषणा कर दी गई। इसके अंतर्गत लोहा, इस्पात, सूती वस्त्र, कागज और चीनी उद्योग को संरक्षण दिया जाने लगा और 1943 में भारत में नियोजन और विकास विभाग की स्थापना की गई और 1945 में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। 1946 में एक आयोजन सलाहकार मंडल का गठन किया गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गया था। तो सबसे पहले औद्योगिक नीति जो बनी वो 1948 में बनी। ये जो नीति थी, ये उस समय जो उद्योग और वाणिज्यिक मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके सानिध्य में इस औद्योगिक नीति की घोषणा की गई 6 अप्रैल 1948 को। सरकार ने इस नीति के द्वारा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को विशेष प्राथमिकता दी और विदेशी पूंजी के बारे में अपना दृष्टिकोण साफ किया। इस औद्योगिक नीति के मुख्य उद्देश्य जो बताए गए, उनमें
पहला है सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएं, ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई जाए। दूसरी है सभी व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। तीसरा, राष्ट्रीय संसाधनों का यथासंभव विदोवन हो। चौथा, कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाया जाए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया जाए। निजी क्षेत्र के उद्योगों पर नियंत्रण हो और समन्वित आर्थिक नियोजन हो। दूसरा है उद्योगों का वर्गीकरण। 1948 की जो औद्योगिक नीति थी, इसमें उद्योगों को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया। प्रथम श्रेणी में सामरिक महत्व के उद्योगों को रखा गया, जिसमें कि सरकार का एकमात्र अधिकार बना रहे। इसमें अर्थशस्त्र निर्माण उद्योग, अणुशक्ति का उत्पादन व नियंत्रण और रेल यातायात का स्वामित्व और प्रबंध वाले उद्योगों को शामिल किया गया। दूसरी श्रेणी में आधारभूत उद्योग रखे गए। इनमें 6 आधारभूत उद्योग रखे गए और प्रथम श्रेणी में 3 सामरिक महत्व के उद्योग रखे गए। ये उद्योग थे कोयला, लोहा व इस्पात, हवाई जहाज बनाना, समुद्री जहाज निर्माण, टेलीफोन, तार और बेतार का सामान बनाना, खनिज तेल। इनके संबंध में ये नीति थी कि ये 10 वर्ष तक निजी उद्योगपतियों के अधिकार में रहेंगे और इस अवधि में इनका विकास भी कर सकेंगे, लेकिन 10 वर्ष के बाद यदि उपयुक्त समझा गया तो सरकार इनका राष्ट्रीयकरण कर सकेगी। यह निश्चय किया गया कि इन उद्योगों के नए कारखाने सरकार द्वारा ही खोले जाएंगे। तीसरी श्रेणी, इसमें 20 महत्वपूर्ण उद्योग रखे गए। इन उद्योगों पर राष्ट्र हित की दृष्टि से सरकार का ही नियंत्रण और नियमन बना रहेगा। यद्यपि ये निजी उद्योगपतियों द्वारा चलाए जाएंगे और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को नई इकाइयां स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। इस श्रेणी में भारी रसायन, चीनी, सूती व ऊनी वस्त्र, सीमेंट, कागज, नमक, मशीन टूल्स, खाद, रबड़, वायु और जल परिवहन, मोटर, ट्रैक्टर, बिजली, इन सबको शामिल किया गया। अब आती है चौथी श्रेणी। चौथी श्रेणी में जो बचे हुए उद्योग थे उन सबको इसमें शामिल किया गया। निजी क्षेत्र में विकसित करने की नीति इसमें अपनाई गई, लेकिन इन उद्योगों पर भी सरकारी नियंत्रण लगाया जा सकता था। नेक्स्ट है थर्ड, कुटीर लघु उद्योगों को संरक्षण। औद्योगिक नीति प्रस्ताव में लघु और कुटीर उद्योगों के महत्व को भी समझा गया। ये उद्योग स्थानीय साधनों के प्रयोग द्वारा आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने में सहायक होंगे, ऐसा माना गया। यह भी कहा गया कि लघु और कुटीर उद्योग व बड़े उद्योगों में प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग की भावना उनमें जागृत की जाए। चौथा पॉइंट है सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध। इस औद्योगिक नीति में औद्योगिक संबंधों को सुधारने पर भी बल दिया गया। सरकार द्वारा घोषणा की गई कि श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। श्रम कल्याण कार्यक्रमों में श्रमिकों को लाभ और प्रबंध में भाग लेने, औद्योगिक विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने और श्रमिकों की आवास समस्या को हल करने के सिद्धांत को इसमें स्वीकारा गया। यह भी प्रस्ताव रखा गया कि मजदूरों को उचित मजदूरी मिले और साथ ही उद्योगपतियों को भी उनकी पूंजी का उचित प्रतिफल मिलता रहे। 5th पॉइंट है विदेशी पूंजी और साहस। देश के औद्योगिकरण हेतु विदेशी पूंजी के महत्व को भी स्वीकार किया गया, लेकिन उसका नियंत्रण भारतीय हाथों में ही रखा जाना अनिवार्य माना गया। इसके लिए उन सभी उद्योगों में जिनमें विदेशी पूंजी का विनियोजन होना था, उनके स्वामित्व और उनके प्रबंध में भारतीय हिस्सेदारी आधी से अधिक रखने का सुझाव दिया गया। इसके लिए उन सभी उद्योगों में जिनमें विदेशी पूंजी का आधी
आधे से अधिक रखने का सुझाव दिया गया और 1948 की औद्योगिक नीति मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक आधार थी। इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को पर्याप्त महत्व दिया गया था। इस औद्योगिक नीति की जनता में मिश्रित प्रक्रिया हुई। कुछ लोगों ने इस नीति को खुलकर स्वागत किया और कुछ ने एक क्रांतिकारी कदम बताया जिससे लोकतंत्र की आधारशिला रखी जा सकेगी, लेकिन कुछ लोगों ने इस नीति की खुलकर आलोचना भी की। इस नीति को सरकारी उद्योगों के पक्ष की और पूंजीपतियों के विरोध की नीति बताया गया। तो इसकी जो आलोचना हुई उस आधार पर फिर 1956 में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। 1948 की नीति में समय अनुसार परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और तीव्र औद्योगिकरण के लिए एक सुनिश्चित और स्पष्ट नीति की आवश्यकता भी अनुभव की जाने लगी। तो 30 अप्रैल 1956 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने संसद में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। ये जो नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, इस औद्योगिक नीति के मुख्य उद्देश्य थे औद्योगिकरण को बढ़ाना। आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण को बढ़ाना जरूरी था। आधारभूत और भारी यंत्र निर्माण उद्योगों का विकास किया जाना, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास किया जाना, आय और संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास, विकासशील और प्रगतिशील सरकारी सहकारी क्षेत्र का निर्माण, निजी एकाधिकार और केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों पर रोक। सेकंड पॉइंट है उद्योगों का वर्गीकरण। इसमें भी उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। अनुसूची ए, अनुसूची ब और अनुसूची स। अनुसूची ए में यानी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। अनुसूची ए में 17 उद्योग शामिल किए गए जिनके विकास का पूर्ण दायित्व जो है वो सरकार पर बताया गया। इन उद्योगों में अस्त्र शस्त्र और सैन्य सामग्री निर्माण, परमाणु शक्ति, लोहा और इस्पात, भारी मशीनें, भारी बिजली का सामान, कोयला, खनिज तेल, खनिज विमान, रेल परिवहन, टेलीफोन तार, रेडियो उपकरण, विद्युत जनन और वितरण को शामिल किया गया। इसमें निजी साहसियों को अपने वर्तमान उद्योगों का विस्तार करने की भी छूट दी गई। हालांकि नीति निर्धारण संबंधी अधिकार सरकार के हाथ में रखने की बात कही गई और उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी सरकार पर डाली गई। सेकंड है अनुसूची ब। इसमें 12 उद्योग शामिल किए गए जिन पर राज्य का अधिकार बढ़ता जाएगा और जिनमें सामान्यतः राज्य नए उद्योगों की स्थापना करते रहेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के नियंत्रण में ये उद्योग रहेंगे। नई इकाइयों की स्थापना राज्य द्वारा की जाएगी और निजी साहसियों को विद्यमान उद्योगों के विस्तार का अवसर भी दिया जाएगा। अनुसूची स, तृतीय श्रेणी। इसमें बचे हुए सभी उद्योगों को शामिल किया गया और उनके भावी विकास को निजी क्षेत्र के ऊपर छोड़ दिया गया।